श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी की पुण्यतिथि के संदर्भ में बिलासपुर के श्री कला मंजरी कथक संस्थान ने 7 जनवरी को एक भव्य आयोजन किया था विशुद्ध कथक का, जिसमें पूरे राष्ट्र के कलाकार शामिल हुए थे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थीं विदुषी गुरु ममता महाराज जी। सौभाग्य हमारा है कि आज आकाशवाणी के स्टूडियो में ममता महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं, अपने जीवन की यात्रा कथक के बारे में और भारतीय कला के संदर्भ में अपने विचारों को हम सबके बीच बांटने के लिए। मैं आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू, नमस्कार आप सभी को। बहुत बड़ा सम्मान दिया आप लोग ने यहाँ आने के लिए, थैंक्स लॉट। पंडित बिरजू महाराज ने कथक को पूरे विश्व में आज जो ऊंचाइयां दी हैं, उनका योगदान अमूल्य है। प्रकृति के कण कण में उन्होंने अपनी कला को पाया था और उससे अपने आप को जोड़ लिया था। वो जो एकात्मकता का भाव उनके हर मुद्रा में, उनके अभिनय में, उनके लय में दिखाई देता था, वो परमात्मा के साथ एकाकार की एक भावना को सजीव कर देता था। बहुत ही सौभाग्यशाली हम आपको भी मानते हैं कि उनके परिवार में आपका जन्म हुआ और बचपन से आपको उनके साथ रहकर कथक देखने, सीखने, समझने का जो अवसर मिला है वो स्वर्णिम है, वो दुर्लभ है। धन्यवाद, थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपके बचपन की ओर ही जाना चाहूँगी कि किस उम्र से आपने कथक को जाना, समझा और किस रूप में सीखना शुरू किया? सबसे पहले मैं ये कहूँगी, कालका बिंदादीन महाराज लखनऊ घराना हम कहते हैं, और ये परंपरा मेरे पिताजी तक 7वीं पीढ़ी, हम मेरे 2 भाई हम 8वीं पीढ़ी से हैं, और अगला जो अब शुरू हो चुका है वो है 9वीं पीढ़ी है, जिसमें कि हमारे यहाँ की 3 बेटियाँ और 1 बेटा कर रहे हैं डांस। तो जो जिम्मेदारी दी गई है और जो हम लोग सोचते हैं कि हमारा हक है कि हम करेंगे इसको आगे। बचपन का डांस तो हम यही कहेंगे, क्योंकि हम लोग के पिताजी कभी शागिर्द को सिखाना घर में, और जैसे अब स्कूल वगैरह हम जाते हैं तो सुबह चले गए तो दोपहर में आते, मेरे पिताजी अपने क्लास में होते हैं, तो उनसे मुलाकात ही बहुत कम हो पाता है, क्योंकि ज़्यादातर वो टूर पे होते हैं, क्लास में होते हैं। रात को जब वो काम में या कॉम्पोजिशन में फंसे रहते तो वो रात के 12 भी बज जाते थे, हम लोग सो जाते थे। जी। तो मुलाकात मतलब हो जाती थी संडे के संडे, थोड़ा सा दोपहर तक तो हो जाता था, फिर वो अपने काम पे वो रुकना ही नहीं चाहते थे। मतलब वो क्या संडे क्या मंडे, उनका सब कुछ वर्किंग डे। बिल्कुल पता नहीं हम लोग कैसे नाचते रहे, कैसे घूमते रहे, क्या देख के नाचते रहे, हमें खुद नहीं पता। लेकिन हाँ, क्योंकि महाराज जी ने जब उन्होंने देखा कि हमारे घर में बच्चे नाच रहे हैं, दिखता है, क्योंकि उस दौरान डांस ड्रामा बनाने का ये उनको एक मिला, प्रोजेक्ट मिला। मेरे पैदा होने से भी पहले बहुत इन्होंने बैले वगैरह बनाया, कुमार शंभो है, एक जैपनीज स्टोरी पे भी बनाया था, इस तरह की कृष्णायन है, तो काफी बैले हुए। क्योंकि हमने म्यूजिक और डांस का जो वहाँ का वातावरण, और श्री राम भारतीय कला के जो मंडी हाउस में, वहाँ महाराज जी टीचर थे, और वहाँ पे आजू बाजू सारे स्टूडेंट्स रहते थे। हॉस्टल है वहाँ पे, तो सब साउंड म्यूजिक, कहीं ड्रम का तो कहीं कथकली का डांस हो रहा है, कहीं भरतनाट्यम हो रहा है तो कहीं उड़ीसी गाना, वोकल, ये तो बड़ा ही उस माहौल पे हम निकले। तो हमारी सांसें, जो खुशबू हमारे बॉडी में और जो सोच, वो हमें लगा कि पूरी दुनिया ऐसी म्यूजिकल है। जी सब उस एरिया से बाहर के एरिया में ऐसा क्या है, क्योंकि कथक केंद्र और भारतीय कला केंद्र, भागलपुर हाउस, श्री राम सेंटर, त्रिवेणी, चारों तरफ तो डांस म्यूजिक सभी हो रहा है, तो हम उस एरिया से बाहर ही नहीं थे। तो हमने ये देखा कि पिताजी ने फिर, जैसे मेरी बड़ी दीदी कविता मिश्रा, जो राजन साजन मिश्रा, क्या आप नाम सुने होंगे? जी, तो साजन मिश्रा मेरे जीजा जी हैं, और कविता दीदी मेरी बहन तो बहुत खूबसूरत डांसर। मतलब महाराज जी को अगर बैठा के उनको डांस देखेंगे तो उनकी अंग, उनका चेहरा, उनका बॉडी, जो करने का ढंग, वो आपको कहीं भी अलग नजर नहीं आएगा। जी। तो कृष्णायन में छोटा कृष्ण, बाल कृष्ण बनी, फिर थोड़ी सी बड़ी तो कालिया दमन वाले कृष्ण बने, फिर मेरे भाई ने किया। तो इस तरह हम 5 भाई बहन हैं, तो इस तरह से हमें भी मौका मिल गया। बिल्कुल। तो ग्वाल में हम माखन चोरी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये तो छोटा छोटा नाच रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब हमारी उम्र थोड़ी बड़ी, प्रमोशन हुआ, तो मैं भी कृष्ण बनी। उसी दौरान नया बैले बनाया, रुकमती बाज बहादुर, छोटा रुकमती का रोल मैंने किया। मेरे टाइम पे तो और बैले बढ़ता जा रहा था, और मैं करती जा रही थी। क्या बात।
तो ये चीज़ें ना मेरे अंदर, मेरा स्कूल भी, आप हंसेंगी, मेरे स्कूल में जब ये पिताजी का बैले का कुछ होता था तो बड़ी खुश होती थी कि यार बहुत मजा आएगा, तो मैं तो करूंगी। उस रिहर्सल के लिए मैं उस स्कूल जिस तरह से किया है वो तो मैं ही जानती हूँ। मतलब मेरा दिमाग सिर्फ इसी पे ज्यादा फोकस था। ये बहुत ही अद्भुत बात रही, क्योंकि वाकई में जैसा आपने बताया कि आपके बचपन से आपके अंदर वो ज्वाला प्रज्वलित थी कथक के लिए, और आपके जो परिवार में जो महिला सदस्य हैं या लड़कियां हैं उनको घर के परिवार के अंदर ही नृत्य की अनुमति थी उस समय, लेकिन आपने इसको एक प्रोफेशन के तौर पर, व्यावसायिक तौर पर चुनने का जो निर्णय लिया वो कैसा रहा और वो फेस कैसा था? आपने इसको कैसे इसको बना पाई आप अपने लिए राह? एकदम, और ये बहुत ही टफ था मेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पिताजी के टाइम तक 7th पीढ़ी तक कोई भी लड़की लेडी डांस नहीं किया। सामने आकर सीखा उन्होंने, सब जानते थे, ठुमरी भजन जो भी था और डांस वगैरह वो अपने ही घर में ही करते थे, या कोई भी स्टूडेंट नया आ गया तो उसको कमरे में थोड़ा सा हेल्प करती थी, लेकिन सामने कभी नहीं। लेकिन पिताजी को क्योंकि थोड़ा सा टाइम आगे था और हम उस माहौल में थे, तो उन्होंने पता नहीं कैसे हम लोग को वो कृष्णायन में वो चांस दे दिया, और मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया मैं नहीं जानती, लेकिन वो जो टेस्ट दे दिया, जैसे शेर के मुंह में खून लगने वाली कहानी तो छोड़ता नहीं, तो वो मेरे को लग गया, अब वो मैं छोड़ नहीं सकती। तो ये सब है। लेकिन ये था कि जब तक पिताजी कहते ठीक है मेरे अंडर जितना सीख सकते हो करो, और डुएट करो, सोलो तो नहीं अलाउ इतना करते थे वो, और कोरियोग्राफी में स्टूडेंट्स के नाच लो तुम, ये जो भी है, लेकिन एक सोलोइस्ट आपको अकेले आना थोड़ा सा मुश्किल था। तो क्योंकि उनको ये था कि भाई लड़की है, इनकी शादी होनी है, घर जाएंगे अपना घर देखेंगे, अब उनका वहाँ पे अलाउ किया जाएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए हम लोग को फोर्स नहीं करते थे, हमारा दिल ना टूटे, मन ना खराब हो। तो इसीलिए वो थोड़ा सा हम लोग को कभी कभी किसी कार्यक्रम में नहीं लेते थे, थोड़ा सा वंचित रखते थे। मेरी जब दीदी, बड़ी दीदी की शादी हो गई और उनका डांस छूटा, तो एक बार उन्होंने कहा कि ममता पता है मैं आज बाबू का प्रोग्राम देखी ना, तो वो टुकड़ा वो परन लगाए थे, कर दो तुम नाती टेता दादी करदा नेता ये सब, तो इतना मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने ये सीखा है। तो मैं घर गई और कमरा बंद किया, मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करती हूँ कि मैं भूली तो नहीं, और वो कमरा बंद करके उन्होंने वो लगाया और वो कह रही कि मैं भूली नहीं, मैं नाची। तो मुझे इतना अंदर दर्द हुआ, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि क्यों ऐसा, कमरे के अंदर आप वो खुशी लेके बैठी हुई को कोई और नहीं देख सकता। मुझे लगा कि नहीं जी सही नहीं हो रहा है। मैंने कहा कुछ तो मैं पिताजी के सामने कभी कुछ भी डिमांड नहीं करती रही। हमारे घर में बहुत लिहाज इस चीज़ का कि मेरे पिताजी ने भी बहुत टफ टाइम देखा था बचपन में, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही ऐसी टाइम पे था कि अगर एक वक्त की खाना मिला तो ठीक है, बहुत स्ट्रगल था। इस वजह से हम लोग ने उनका इतना रिस्पेक्ट और उतना केयर किया कि हम लोग ने कभी उनका डिमांड ही नहीं किया। लेकिन ये डांस ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम आपका ही सेवा कर रहे हैं तो आपका ही खानदान का कर रहे हैं। तो वो बोला, मैंने कहा नहीं, मेरे पास स्टडी बहुत पावरफुल नहीं था, ठीक है कर लिया, लेकिन मेरा काम शुरू से बचपन से एक ही था कि डांस कथक में ही जाना, यही जाना है, मेरा यही फोकस था पूरा। तो मैंने पिताजी से, जब मैं 18 साल की हुई और मेरे स्कूल में एनसीसी आर्मी का थोड़ा से भी सिखाते थे, थोड़ा सा ट्रेनिंग देते थे, मुझे वो भी बहुत पसंद था। मैंने वो भी किया, मार्च पास करना, ये करना, मतलब वो थोड़ा अंदर मेरे अंदर वो है, या तो आर्मी में जाना है या कथक ही करना है। तो यही मैंने बाबू से कहा, मैंने कहा कि बाबू मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो बहुत डरते हुए गई, तो कह रहे कि हाँ बोलो। तो मैंने कहा कि बाबू मैं क्या डांस कंटिन्यू कर पाऊंगी आगे इन फ्यूचर? तो कह रहे कर तो रही हो, डांस कर रही हो पहले, ये तो है। मैंने कहा ना ऐसा नहीं, जैसे आप अकेले नाचते हो वैसा मैं करना चाहती हूँ। क्या बात? तो कह रहे कि अब ठीक है कर लो ना। मैंने कहा आज बता दीजिए, आज मेरी उम्र ये हो गई, अगर नहीं तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, इंडियन आर्मी, कम से कम मैं अपनी टाइम से तो मैं ट्रेनिंग ले पाऊंगी। तो हंसने लगे, कह रहे कि एक सुई देख कर तो तुम डर जाती हो और तुम कोई राइफल लेके खड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? मैंने कहा कि एक गोली आके लग जाएगा तब मेरे को क्या तड़पन, एक सुई का टॉर्चर मैं नहीं सह सकती।
तो मैंने बोला, तो हंसने लगे, कह रहे अरे ठीक है करो, जैसे कर रहे हो जो भी है। वो चाहते थे कि बस अब उम्र हो रही है तो शादी कर लो। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, शादी तो एक ही शर्त है कि मेरे को मेरे डांस के थ्रू ही कोई मेरे को एक्सेप्ट करेगा तो ही करूंगी, मेरे काम पे बाधा नहीं होगा। और इस डर से मैंने नहीं की शादी, और मैं ना करना चाहती हूँ इस विषय को लेके। कला की सेवा अपने आप में एक लक्ष्य है आपकी जिंदगी का, उसमें आप लगी हुई हैं। बाकी सारी चीजें द्वितीयक हो जाती, सेकेंडरी हो जाती है। वो निर्णय आपने बहुत सही लिया, और देखिए आपके इस निर्णय के लिए अंततः आपके पिताजी ने आपका सहयोग किया, बहुत दिया जी। और ईश्वर की बड़ी कृपा है। हम लोग क्या, जैसे कि कहा जाता था कि पहले पुराने हमारे दादा परदादा वगैरह जो थे, इतना आसानी से किसी भी को शागिर्द नहीं बनाते थे। शागिर्दी तभी होती थी कि जब वो जो भी पर्सन आकर सीखना चाहता है या सीखना चाहती है, तो उसकी भी एग्जाम, उसके जो मन की जो ढाढ़स, वो जो भड़ास कहते हैं ना, वो अंदर से कितने लगन है, कितना पावरफुल, एग्जैक्टली। तो उसकी पहले परीक्षा कि भाई गुरुकुल टाइप कहते हैं कि चलो घर में झाड़ू लगा दो, तो लगाना, वहीं पे रहना, कोने में रहना, बिस्तर बिछा लिया, जो भी है सेवा लेते थे पूरी तरीके से। कई महीनों तक इनकी परीक्षा होती थी। यही देखते थे कि ये छोड़ के जाएगा कि क्या करता है। अगर सीखना होगा तो ये रहेगा ही रहेगा, जैसे भी जिद होगा, पक्की लगन। एग्जैक्टली। और इसलिए लिमिटेड इनके शागिर्द रहे, क्योंकि सबको बड़े आसानी से अपनी चीजें नहीं देते थे। लेकिन जब लगा कि नहीं करना चाहिए, तो फिर छोटी सी चीज सिखाना शुरू किया। अब लगे रहो, तुम कितनी बार उसको करते हो वो भी अजमाते हैं। तो चीज को उस वक्त के गुरु को, हम लोग को तो तकलीफ होता है कि ऐसा क्यों, लेकिन वो सही था। क्योंकि आज मैं समझ रही हूँ इस बात को, क्योंकि हमारे घर में लड़के तो डांसर रहे हैं, 3 की पीढ़ियां थी, लड़कियां तो कभी नहीं थी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं बहुत कभी बहुत दुखी हुई हूँ, रोई हूँ मेरी माँ के सामने। आपकी लगन इतनी थी कथक के लिए, लेकिन उसे गुरु तक पहुंचाना कितना कठिन था आपके लिए। भगवान के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगती थी मैं कि भगवान प्लीज मेरे पिताजी के दिमाग में आ जाए, मुझे ले जाए, मुझे वो अपने साथ ले जाए। मैं ऐसे प्रेयर करी हूँ आपको कि क्या बताऊँ। बहुत तड़पन थी। लेकिन ऑलमोस्ट मेरी माँ का जिस साल मेरा ध्यान हुआ और उस वक्त गुरु पूजा पड़ा, तब मेरे पिताजी को रियलाइज को, क्योंकि हमारे यहाँ कहते थे कि माएँ और दादियाँ सब बोलती थी कि भाई अब गंडा बांधो, उस शागिर्द कर डालो। मेरे पिताजी तो भी उन्होंने कहा कि वो तो बोलती तो अच्छा लगता, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कहा गया कि तीनों को गंडा बांधेंगे। तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरे को क्या बोल रहे हैं ये, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे घर से कुछ सुनाई दे, मेरे बाबू ने कहा है कि दोनों भाइयों के साथ तुमको भी गंडा बांधा जाएगा। क्या बात है। मैंने क्या जीवन की अप्रतिम उपलब्धि। आप सोच सकते हैं 30-32 साल की उम्र में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और उन्होंने मुझे, अपने बड़े भाई, मेरा छोटा भाई, मुझे, हम तीनों को गंडा उस दिन बांधा। क्या बात। और उस दिन मैंने सोचा कि मैंने सपना तो नहीं, ड्रीम तो नहीं है, मतलब मैं कैसे कौन से शब्दों से कहूँ, इतना तड़पन। मतलब उस पर्सन ने मेरी वो स्ट्रांगनेस, वो जो पावर और जो मैंने सिखाया, जैसे कि मैं लगी रही हूँ, सिखाती रही हूँ मैंने पूरी मेहनत से। हम लोग के घर में जैसे कहते हैं ना कि घर की टीचर तो घर में पढ़ा ही नहीं सकता। अपने जीवन की जो सबसे सुखकर स्थितियां हैं, एक लड़की के जीवन में उसकी शादी हो जाए, एक अच्छे परिवार में चले जाए, वो सब आपने त्यागा। एकदम मैं कथक ही सीखूंगी, उससे बढ़कर एक पिता के लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनकी पुत्री इतनी अंदर से आत्मार्थता से चाहती है कि वो कथक सीखे। एकदम पता नहीं, तो बस उन्होंने जो देखा है, जैसे कि एक्चुअली क्या, हमारा जब भी प्रोग्राम होता था या जो भी होता था, तो पिताजी कभी हमको देखते नहीं थे डायरेक्ट प्रोग्राम में, या जैसे हम लोग खड़े हैं डांस कर रहे हैं, जो भी यूं डायरेक्ट नहीं, कभी बैठे हैं पान खा रहे हैं, अपना मोबाइल देख रहे हैं, या किसी से पेपर में लिख ड्राइंग कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे, थोड़ी सी यूं करके देख के फिर ड्राइंग कर रहे हैं, फिर यहाँ बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, मतलब सीट पे हमारी निगाह तो पड़ती है कि सामने तो बैठे हैं, हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, जो भी है। खैर एनीवे, लेकिन वो कभी भी खुद अपने आंखों से जज नहीं करते थे। इन्होंने हमेशा अपने सीनियर्स, डिसाइपल्स और सारे शागिर्दों से उनकी तरफ से वो शब्द का इंतजार करते थे कि वो लोग खुद आके बोले। जी
हाँ ये कैसा किया, वो खुद आके बोलते थे। जब उनको समझ में आ गया कि भाई 15-20 लोग ने बोल दिया कि हाँ महाराज जी उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, व्हाटएवर जैसा, तब बाबू को रियलाइज अच्छा ठीक है। लेकिन कभी भी हम लोग के मुंह पे तारीफ नहीं की। देखिए हम लोग आम जनता जो देखने वाले, उनको ये इतना आसान लगता है कि एक गुरु की पुत्री है तो उनके लिए कितना आसान है राह सीखने का, प्रस्तुत करने का। लेकिन आज आपकी बातचीत से स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षा आपकी और ज्यादा कठिन है, गुरु की भी और पुत्री के रूप में शिष्या की भी। बहुत कठिन परीक्षा से आप गुजरी और इस घराने को आज आप अपने आप में प्रस्तुत कर रही हैं। उसकी बहुत सारी नई नई चीजें जो आप स्वयं भी नए नए ढंग से ला रही हैं और जो आपने सीखा है वो एक छाती है आपके पास, धरोहर है। हम चाहेंगे कि इस घराने की जो कुछ खास बातें हैं, कुछ जो आप हमारे श्रोताओं को सुना सकें, क्योंकि आपके रूप में, कलाकार के रूप में हम उन्हें विजुअलाइज तो नहीं करवा सकते, लेकिन आपके मुंह से उन बोलों के माध्यम से उस घराने की कुछ प्रस्तुतियों को हम सुनवाना चाहेंगे। जी, मुझे स्पेशली लोग डांस में मेरे को ज़्यादातर पसंद करते हैं, जैसे कि मैं थाट और आमद जो बहुत विलंबित, अति विलंबित लय में होती है, जो आसान नहीं है, बहुत ही स्लो होता है। और थाट आमद, परन आमद है या गते हैं जहाँ पे निकास करके निकलना, या भाव पक्ष है, सारी चीज़ें इस तरह का। तो ये सब चीज़ों पे मुझे लोग पसंद करते हैं। और अंगों की कहानी जो है वो अंगों से मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, धमार वगैरह। और धमार तो मेरे जो, तो मैंने कहा कि भैया धमार 20 साल से कंटिन्यूसली नाच रही हूँ, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मुझे क्या आप बनी है धमार के लिए। तो मैंने सोचा भैया सुनो, ऐसा करते हैं कि हम अपना ममता धमार ही सरनेम रख लेते हैं, महाराज साथ में रखते। तो धमार की एक चीज मैं बस सुनाना चाहती हूँ। क धे ट दे ट दा ग दी न ती ट ता आ देता कड़े देता धूम के देता देता तकट तान देता तिटी कता गदगिन देता 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 धा तिटी कता गदगिन देता 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 धा तिटी कता गदगिन देता 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 धा। वाह क्या बात है। जैसी अलग अलग तालें होती हैं और जो पोषण आप कर रहे हो उस ताल की जो पोषण और उसकी लय को, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको उसी तरीके से बोलना चाहिए। अब धमार बहुत दमदार बोल है बिल्कुल, लेकिन अगर इसमें हम टुकड़ा भी करेंगे तो उसको वैसे ही बोलना। अब जैसे ये इस तरह के शब्द को वैसे ही बोलना चाहिए। अब इतना तेज तो धमार है, लेकिन उसकी बोल तो टुकड़े की है। जी जी जी। जैसे मैं अभी एक टुकड़ा धमार का ही सुनाती हूँ। दे ट धा ग दी न ती ट ता तदा त तथा तेदा दिग दिग तेदा दिग दिग तदा त तदा थई थई क्रान थई क्रान थई क्रान तदा त तदा तेदा दिग दिग दई तदई 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 तेदा दिग दिग दई तदई 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 तेदा दिग दिग दई तदई तदई तदई। क्या बात है। तो परण के जो शब्द धान दिगिन दगिन दिगिन कत्त दिगिन कदग दिगिन, ये जो शब्द इस तरीके से उसका मजबूती दिखाना बोल के और उसको वैसे ही करना दमदार। और जब टुकड़ा आप कर रहे हो तद सॉफ्टनेस है, तो बोलने का टोन में, मतलब आप संगीत में तो हम ट्यून करते हैं, लेकिन बोल में पिताजी कहते हैं जिस प्रकार से आपका हस्तक चल रहा है, मूड बन रहा है, जो ले ले रहे हो, जो भी ताल है उसको वैसे ही ट्यून करके बोलना और वैसे ही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सब में चिल्लाना नहीं होता है। महाराज जी के कुछ इंटरव्यूज ऐसे देखने को मिलते हैं, तो उसमें जैसे अभी आप बोल रही तो मुझे बिल्कुल महाराज जी का चेहरा याद आ रहा है। ये सब बातें जब वो बोलते हैं कि जैसे बादल गरज रहा है, तो उसको भी मैं लय में बांध सकता हूँ। बिजली चमक रही है, पानी गिर रहा है, तो जो कोमलता की बात आपने की, रिमझिम बारिश हो रही है, तो उनके बोलों में वो कोमलता आ जाती है। जब बादल गरज रहा है, बिजली कड़क रही है, तो उन्होंने उस चीज को भी दिखाया है। और बहुत एक अच्छी सी बात जो कभी एक इंटरव्यू में मैंने सुनी थी कि उन्होंने कहा कि समुद्र की लहरें भी उन्हें सम का संकेत देती हैं। मुझे बड़ा अद्भुत लगा, मतलब प्रकृति की ऐसी कण कण में उन्होंने सारे बोलों को, सारे लय को, सब कुछ उन्होंने उसमें पाया। एकदम। और आज आपके मुंह से भी लगभग वैसी ही, जो कलाकार कला से जुड़कर उस ऊंचाइयों तक पहुंचता है, तो वो एकात्मकता दिखने लगती है। एकदम। पिताजी चाहे 4 दीवारी के अंदर या 10 लोगों के सामने, ये अलग अलग लोग, दुनिया के कितने लोगों से, विदेशों में सबसे मिलते रहे, लेकिन उसके अंदर रहते हुए भी वो दीवार फोड़ के भी बाहर हैं, वो पेड़ पौधे
आसमान, चिड़िया वहाँ देख रहे होते जी। हैं, वो वहाँ होते नहीं है। उनके इंद्रियों के बंधन से ऊपर एकदम थे वो एकदम उसमें नहीं है। हंसी मजाक हो रहा है, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ से अलग है। बिल्कुल, उनकी कनेक्टिविटी जो ब्रह्मांडीय रूप से इस संपूर्ण चराचर से थी, और इसीलिए उनके नृत्य में वो सारी बातें बड़ी अनायास निष्प्रयास आ जाती थी। और उन्होंने रचनाएं भी की, बहुत सारी रचनाएं, मतलब बिरजू महाराज जी का सिर्फ एक पक्ष नहीं बल्कि कला के कितने पक्षों में वो निष्णात थे। ये बड़ी अद्भुत सी बात थी। कलाकार के रूप में मैं उनको उन ऊंचाइयों तक देखती हूँ। और दूसरी एक बात, जो विशुद्ध कथक जो हम देखते हैं उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगी, क्योंकि आज के माहौल में युवा पीढ़ी फ्यूजन में ज्यादा रुचि रख रही है। उसे लगता है कि जो बाजार है वो फ्यूजन को इम्पोर्टेंस देता है, शुद्ध कथक की ओर हम युवा को मोड़ सके। लेकिन उसका जो आनंद है, किसी भी कला के विशुद्ध रूप का जो आनंद है, वो अंतरतम को छूता है। वो जब उसमें जुड़ो तभी समझ में आता है। हाँ जी, हाँ तो जी। उसके बारे में जानना चाहूंगी कि विशुद्ध कथक क्या है और उससे कैसे हम यूथ को जोड़ सकते हैं। देखिए, मेरे पिताजी कहते थे कि जब हम खाना खाते तो प्लेट में वो छुरी और कांटा वगैरह होता है, उसे खा के क्या तृप्ति मिलती है? नहीं मिलती। जब तक वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी और पालती लगा कर बैठ के और हाथ से उंगलियों से निचोड़ के अपना खा रहे, अब उसका आनंद ले रहे हैं, घी पड़ा, चटनी पड़ी है, ये आनंद है। तो ये हमारी नेचुरल चीज है जो चलती आ रही है। कितना मैगी और कितना बर्गर और कितनी पिज्जा खा के इंसान भूख मिटा सकता है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, आज के वक्त में जो आप डांस के साथ आप खिलवाड़ करो, देखिए मेहनत जिस इंसान ने की है, जो पुराने टाइम पे जो उन्होंने शुरुआत की है, जिसने ये सोचा कि ये तत् हो सकता है, ये ता हो सकता है, ये थे हो सकता है, इसका हस्तक ऐसे होने चाहिए, उसकी मूड कितना शुरू करते हुए आधे दूर तक लेते लेते मेरे पिताजी ने उस हस्तक को, वो चीज को निचोड़ के इतना खूबसूरत आकृति तैयार कर दी है कि उन्होंने बनाकर सामने खड़ा कर दिया। आजकल वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्होंने ना बनाई हो। बिल्कुल लोहा जैसे शब्द का उनकी कविता बनाकर उन्होंने आइटम तैयार कर दिया। लोहा जैसे डांस के बोल से उन्होंने एक तलवार की तैयारी कर दी और दूसरे बोल से उन्होंने घंटा बना दिया कि लोहा चीज क्या है। इस तरह से उन्होंने हजारों कविताएं बनाई और कितने आइटम बनाए, लेकिन वो उसको कथक के अंदर की बोलों के छंदों में, तालों में बांध कर ही बनाया है। बहुत ही खूबसूरत। बताना मुश्किल है कि जब तक उसको देखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। सही बात है। और इस तरह से तो आज जिस तरीके से लोग बिगाड़ने में लगे हुए हैं, आपका राइट नहीं है। आप खुद अपना स्वयं कथक तैयार कीजिए, ऐसा कथक बनाइए जो महाराज जी के बोल और हस्तकों से मैच ना करता हो। अलग कोई ताल का बनाइए, अलग कोई बोल बनाइए, तो मैं कहूंगी हाँ आपने बहुत बड़ा काम किया है ये काम करने का, तो आप बिगाड़े, अदरवाइज नो। मेरी डेडिकेशन है क्योंकि मेरे को पिताजी ने बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मेरा ये राइट है कि मैं इस चीज को बिगाड़ू ना, मैं उस दायरे के अंदर ही रहूं, ट्राई करूंगी लास्ट मोमेंट तक। क्या बात है। हमारी मंगल कामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। और गुरु शिष्य परंपरा की जैसी आप बात करें, आज की जो पढ़ने पढ़ाने की जो शैली है जी, उसने भी इस शुद्धता में और इस जो तालीम है इसमें बहुत फर्क लाया है जी। जिस परंपरा से आपने सीखा है या आपको गंडा बांधा एक गुरु ने विश्वास के साथ कि ये हमारी परंपरा को आगे बढ़ाएंगी और इसे ताउम्र कायम रखेंगी, तो ये जो विश्वास है गुरु शिष्य के बीच का और गुरु शिष्य परंपरा का, उसके बारे में कुछ विचार आपके जानना। देखिए हमारे यहाँ तो परंपरा, देखिए हमने जो सीखा, हमने जो समझा और हमने जो तड़पन देखकर और मेरे पिता ने जिस तरीके से लोहा आज मुझे बनाया, मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। उस वक्त मैं दुखी होती थी, बहुत नाराजगी थी, मैं रोती थी या जो भी, लेकिन उसके पीछे ये मेरे को आज रिजल्ट पता है। उन्होंने ये बता दिया कि बेटा स्वयं खड़ी हो, हिम्मत करो और तुम्हें खुद करना पड़ेगा। पहली लड़की होने के नाते मुझ पे पहला काम किया उन्होंने, तो उन्होंने जो मुझे इस तरीके से जो मुझे स्ट्रांग बनाया और अभी तक मैं इसमें अड़ी हुई हूँ। तो ये चीज का हमको आज स्वाद पता लग रहा है कि कितना मीठा होता है। बिल्कुल। तो रियाज, मेहनत, इसका कोई पर्याय नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको मेहनत तो अपने लक्ष्य को और अपने गुरु की हर एक शब्द को ध्यान में मनन करना चाहिए। उन्होंने अगर एक उंगली उठाई तो गर्दन उठाया, तो आंखें उठाई तो किस तरीके से उठाई, क्या फीलिंग से उठाया। आपका बॉडी के हर एक नर्व, आपका खून, आपका सांस, एक एक चीज आपका साथ डांस करता है। योग है, ये पूरी साधना है। इसकी साधना कर लेंगे तो आपकी सारी नर्व खुलती हैं। आजकल की पढ़ाई करते हैं लोग, जो भी डांस कर, लोगों को लगता है कि बच्चा आधा घंटे के लिए डांस के लिए जाएगा, वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो वेस्टिंग ऑफ टाइम तो मत ज्वाइन कराओ,
ये वेस्टेड ऑफ टाइम है। ठीक है, अब फिल्मों में देख लीजिए तो एक शॉट करने के लिए 50 से 60 शॉट एक छोटे से हिस्से के लिए। हम लोग को तो 1 टेक में आपको डांस करके दिखाना पड़ता है कि गलती हो या अच्छा हो। स्टेज पे आपको 15 मिनट में आपको बिल्कुल इम्पैक्ट बना के रखना पड़ता है। फिल्मों के लिए काम तो सिर्फ बैठ के एक शॉट देना होता है, कई रिटेक हो सकते हैं एकदम बहुत बार होगा, आप 4 दिन कर लीजिए एक ही टेक। लेकिन स्टेज में जब आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो सब कुछ आपको उस एकाग्रता के साथ एकदम, और वहां पर आपकी जो तालीम है, आपका जो रियाज है वो दिख ही जाता है। तो मैं सबसे बड़ा सबक कहती हूँ, चाहे मैं डांस की बात नहीं करती हूँ, आप चाहे कोई भी आर्ट लीजिए, आपकी लाइफ में एक आर्ट या एक स्पोर्ट होना ही चाहिए जी। ठीक है, इसलिए क्योंकि आपके जीवन के साथ वो जुड़ा है, वो आपके मन के साथ जुड़ा है, आपकी सांस के साथ जुड़ा है। डांस पढ़ाई करते हैं आप, पढ़ाई स्कूल के कौन बच्चा नहीं पढ़ता, हमने भी पढ़ा है, मेरे घर के भतीजियों ने भी पढ़ा है, सब ने पढ़ा है और वो टॉप किया है, बहुत नाम कर रहे हैं लोग, अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छा बेटा आज रिहर्सल है, आप कल का प्रोग्राम है, तो वो पढ़ के भी जाके रिहर्सल भी करते हैं, अगले दिन जाके प्रोग्राम भी करते, पढ़ाई भी करते। आपकी थोड़ी देर के लिए वो मन में और जो फीलिंग में जो खुशी और जो खून की दौड़ान जो फूल खिलाता है, रिलैक्सेशन मिलती है, आपको पढ़ाई में कितना पावर ले आता है। जैसे हमारी मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको चाहिए, सभी चीज के लिए चाहिए, तो चार्जिंग के लिए आपको ये वैज्ञानिक तथ्य ये जो आप बोल रही हैं, जो एकाग्रता के क्षण मिलते हैं वो मान लीजिए 10 मिनट के मिलते हैं, उस 10 मिनट में जो रक्त का संचार और जो कुछ नसों के बीच जो कसावट आती है बहुत जरूरी है, कई महीनों के योगा के बराबर आपको मिल जाती है। एकदम, बिल्कुल दिन में अगर 20 मिनट भी आप तत्काल लगा के थोड़ा बंद करके, लाइट बंद करके अब गुत्था दे देता, धीरे धीरे करो, तेज कौन करता है, मूवमेंट कर लिया, थोड़ा सा पसीना बहा लिया, थोड़ा सा, फिर बैठ के एक गिलास पानी पीजिए, खुश बढ़िया बादाम खाइए क्या बात है। उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, देखिए क्या नहीं होता। देखिए हमारी युवा पीढ़ी के लिए कितना बड़ा संदेश है कि जीवन में एक कला का होना बहुत जरूरी है। कोई भी कला हो सकती है, उसमें जो एकाग्र चित्तता आपको मिलेगी, उसके साथ जो अनुशासन आपकी जिंदगी में आएगा वो आपको काफी ऊंचाइयों तक हम लोग ने भी पढ़ाई की है, सभी लोग ने की है, ऐसा नहीं है। बहुत सही बात आपने कही ममता महाराज। और आप कलाश्रम संस्था से भी जुड़ी हैं दिल्ली में, और आपने अपने खुद की एक संस्था पुणे में शुरू की है ब्रिज श्याम के नाम से। गुरुजी कृष्ण के परम भक्त थे, कृष्णमय था संसार उनके लिए, सब कुछ उनकी रचनाओं में कृष्ण हर जगह दिख जाते थे। तो आपकी संस्था से आप कौन कौन से कार्य कर रही हैं? अभी तो मैंने शुरू किया है, वो अभी पूरी तरीके से काम नहीं शुरू कर पाई क्योंकि सिखा रही हूँ, एग्जाम भी दिलवा रही हूँ। एफिलिएटेड विद माय कला आश्रम। कला आश्रम मेरे पिताजी की संस्था है, फाउंडर है वो, और मैं 22-23 साल से जुड़ी हुई हूँ और सिखा रही हूँ वहाँ पे भी। पुणे में बाई चांस मुझे कहा गया कि बच्चे चाहते हैं कि वहाँ पे महाराज जी का स्टाइल शुरू हो जाए, तो मैंने शुरू किया। तो मेरा इच्छा था कि बाबू का जो कविताओं में सब में उन्होंने ब्रिज श्याम लिखते थे, नाम अपना ब्रिजू महाराज के लगे ब्रिज श्याम रखते, तो मैंने सोचा कि ये नाम का मैं इस्तेमाल करूंगी, ब्रिज श्याम कलाकुंज करके मैंने नाम दे दिया। अब वो एफिलिएटेड है विद माय कलाश्रम, तो वो एग्जाम बच्चे हमारे इसमें भी देते हैं, तो ये काम कर रही हूँ। कोविड का टाइम था उस दौरान, और मैं चाह रही थी कि महाराज जी पुणे में जाके अच्छा सा इनॉग्रेशन करते, हमारे बच्चे वहाँ परफॉर्म करते, 5-6 दिन का वर्कशॉप होता, फिर हमारा का जागृत होता है। तो वो किस्मत बहुत अच्छा नहीं मिला मुझे, तो मैंने ऑनलाइन हमने इनॉग्रेशन कराया महाराज जी से। कर रहे छोटा छोटा वो बेचारे कर रहे, लेकिन लगी हुई हूँ, और क्योंकि वो मेरे पिताजी का संस्था है, तो ये मेरा पहला फर्ज है कि मैं पहले उनकी तरफ देखूंगी। बिल्कुल जी। पंडित बिरजू महाराज ने कथक के अलावा गायन हो, वादन हो, कोरियोग्राफी हो, चाहे फिल्मों में म्यूजिक डांस का कंपोजिशन हो, इन सब में बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अपनी शर्तों पे किया। जो भी फिल्में उन्होंने की, चाहे बाजीराव मस्तानी में आप देख लें या फिर शतरंज के खिलाड़ी में उनकी ठुमरी सुन लें, मतलब अद्भुत गायन है। मुझे तो उस आवाज को सुन के मुझे खोजना पड़ता कि ये गायक कौन है। जब मुझे पता चला कि पंडित बिरजू महाराज इसे गा रहे हैं, तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। मतलब कलाकार को मैं जितना जानती गई, कला साधक को, उनकी साधना के अलग अलग आयाम मुझे दिखते चले गए। और आपने भी किसी फिल्म में कोरियोग्राफी की है, ये मुझे पता चला है, तो आपका इस ओर रुझान रहा है। हाँ जी। एक्चुअली वैसे मैं कोरियोग्राफर नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा रही है कि मेरे पिताजी के साथ मैंने कोरियोग्राफी में
गदर में मैं भी नाची जी, हूँ उसमें। जी। और पिताजी के साथ एक दो फिल्मों में और मैंने असिस्ट किया था, साथ में उनका हेल्प किया था, सब बाकियों को हेल्प करने के लिए। जी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा फ्यूचर भी देखते हैं, अगर अच्छे इस तरह की कोई सोच अच्छी रखते हो, जैसे मेरे पिताजी हमेशा इस सोचा कि जब भी प्रोग्राम इनकी कोरियोग्राफी हो तो लिबास अच्छा होना चाहिए। जी। लेकिन उन्होंने बहुत सारी, आलिया भट्ट है, तो दीपिका पादुकोण है, माधुरी दीक्षित है, कमल हासन जी। और इस तरह के, तो काफी लोग को इन्होंने तैयार किया था। वो कला के हर पक्ष से जुड़ जाते थे जी, पंडित जी, बिरजू महाराज जी। जी। चलिए, आपके लिए भी हम यही शुभकामनाएं देते हैं कि आपने कला की साधना को चुना है, आप कला साधक हैं। जी। आप महाराज जी की पुत्री भी हैं, उनकी काबिल शिष्या भी हैं, बहुत आगे ऊंचाइयों तक जाएं। इस विशुद्ध कथक को उन्होंने विश्व में एक मुकाम तक पहुंचाया, आप उसे और ऊंचाइयां दें, ये सारी शुभकामनाएं। और आप हमारे श्रोताओं को चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को ठेस पहुंचाऊं तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरे अपने गुरु से जो सीखा है और रहकर जो तड़पन और मैंने महसूस किया, उसकी जो मिठास मैं आज महसूस करती हूँ, ये खराब नहीं जाता है, ये हमेशा आपका साथ देता है। आप अपने बल पे खड़े हो सकते हैं और अपने सोच क्लीन रख सकते हैं। इसलिए इधर उधर की बातें ना सुनकर, इधर उधर की चीज़ें ना देखकर अपने लक्ष्य को लेने की और पाने की कोशिश करें। टाइम लगता है हर एक चीज़ के, चाहे वो सिर्फ नृत्य ही नहीं, फील्ड में कुछ भी, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, एनीथिंग, उसको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी मेहनत, लेकिन अपनी विश्वास और दूसरों पर विश्वास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेहरे मुस्कान और आंखों में चमक और विश्वास, वो चमक हमेशा रहना चाहिए। इसीलिए करते रहें और कभी फेल होने की सोच भी ना लाए दिमाग में, आप हमेशा पास होंगे। क्या बात है, बहुत ही सकारात्मक रूप से आपने हमारे सभी सुनने वालों का उत्साहवर्धन किया है। और मैं ये खुशी, यदि आप किन्हीं बोलों में हमें बांध के सुना सकें जो आप अभी बोल रही हैं, तो और मजा आ जाएगा। कोई ऐसा बोल जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, कोई टुकड़ा या कोई परन, जिससे आपकी ये खुशी और ये विश्वास और ये आत्मविश्वास उसमें झलक जाए। ठीक है, यही धमार में ही बताती हूँ। क दे ट दे ट दा ग ती न ती ट ता ता थुंगा थुंगा टकिट थुंगा टकिट तग दिकिट दिकिट थुंगा टकिट तग दिकिट दिकिट तग धुंग ता 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 तग दिगे ता तुंग ता तुगे दिगे तग दिग तगिट तगिट दा दा गी न ते। वाह, बहुत सुंदर। और इसी के साथ इस बातचीत को हम यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके ममता महाराज जी। आप आकाशवाणी बिलासपुर आई, बिलासपुर में आपका आगमन ही सभी बिलासपुर वासियों के लिए एक सौगात रही, और श्री कला मंजरी कथक संस्थान की तरफ से ये सौगात बड़ी ही हम सब के लिए आगे के लिए यादगार बना दिया। उन्होंने स्मृतियों को चिरस्थायी बना दिया हमारे जनमानस में। तो आपके हम शुक्रगुजार हैं। बहुत 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 धन्यवाद। और सच में ये संस्था ने जो काम किया है इस बार, और सभी को ही सोचना चाहिए, और महाराज जी के नाम से और कथक के महोत्सव के नाम से शुरू किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।